वेलकम टू कानून गुरुज। आज हमारे साथ हैं एडवोकेट ओम कुकरेजा सर, जो कि छत्तीसगढ़ रायपुर में प्रैक्टिस करते हैं ट्रायल कोर्ट में। थैंक यू मैम फॉर हैविंग मी। तो सर स्लाइटली अपने बारे में आप थोड़ा सा बताइए सर। मैम मैंने लॉ ग्रेजुएट किया है इन द ईयर 2017 फ्रॉम हिदायतुल्लाह नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी। इट्स इन रायपुर ओनली। और उसके बाद आई हैव प्रैक्टिस्ड एट द ट्रायल कोर्ट एट रायपुर ओनली फॉर 2 years। और उसके बाद आई हैव आल्सो प्रैक्टिस बिफोर द हाई कोर्ट ऑफ छत्तीसगढ़ व्हिच इज इन बिलासपुर। ओके। So I appear before the trial courts and the High Court of Bilaspur. ओके। तो सर बीच में मेरा एक पर्सनल क्वेश्चन है आपसे कि आप रिसेंटली आप पास आउट हुए हैं और इसके साथ में आप एनएलयू से पास आउट हुए हैं, तो इसमें सर आपके माइंड में कभी ये नहीं आया कि आप जुडिशरी की तरफ आपने नहीं सोचा कि मुझे जुडिशरी में जाना चाहिए रादर देन प्रैक्टिस, या फिर इन द फ्रॉम द बिगनिंग आपके माइंड में था कि मुझे जो है प्रैक्टिस ही करनी है? क्या ऐसी चीज थी जो प्रोफेशन को आपने चूज किया? द नेचर ऑफ वर्क। मुझे एक्चुअली लिटिगेशन की तरफ शुरुआत से ही ड्यूरिंग माय कॉलेज डेज ओनली आई वाज अ बिट टिल्टेड टुवर्ड्स लिटिगेशन, तो इसलिए आई फॉलोड इट एंड आई एम प्रैक्टिसिंग हियर ओनली। So you want to be like a free bird profession. You can There is say no so. foundation. There is no foundation नहीं, in ऐसा नहीं। advocate profession. मैम जुडिशरी की आई हैव अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर जुडिशरी, बट इट्स जस्ट दैट द नेचर ऑफ वर्क मुझे ऐसा लगता है कि लिटिगेशन में इट्स गुड। Yes sir, I totally agree with you. तो सर आज हम जो है स्लाइटली जो है डिस्कस करेंगे आर्बिट्रेशन एक्ट के बारे में, जिसमें क्या आप अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं और आपका एक्सपर्टाइज एरिया है वो। और भी चीजों में आप एक्सपर्टाइज हैं, ऐसा नहीं है, क्रिमिनल में भी सिविल में भी, लेकिन जो आपका मेजर जो फोकस अभी है वो आर्बिट्रेशन पे है। सो वी डिसाइड कि हम लोग आर्बिट्रेशन पे ही थोड़ा सा टॉपिक डिस्कस करें। और जो हमारे व्यूअर्स हैं वो अपने कमेंट्स डाल सकते हैं, क्वेश्चंस डाल सकते हैं, सर जो है आंसर देंगे सारे क्वेश्चंस का। मैं ट्राई करूंगा मैम। नहीं सर, यू हैव अ वेरी वास्ट एक्सपीरियंस इन आर्बिट्रेशन, दैट्स व्हाई वी डिसाइड कि आज हम जो है आर्बिट्रेशन पे ही डिस्कस करते हैं कुछ चीजें, क्योंकि सर आर्बिट्रेशन एक्ट जो है वो काफी नया एक्ट है। जो बाकी जो लॉ है जिनसे हम कंपेयर करते हैं, बाकी जो एक्ट्स हैं, ठीक है, सेंट्रल एक्ट, लोकल एक्ट जो भी हैं, उनमें ये जो एक्ट है वो काफी रिसेंट है। तो इस एक्ट को लेके लोगों के माइंड में बहुत सारे डाउट्स हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। जो भी व्यूअर्स हमारे हैं उनके माइंड में बहुत क्वेश्चंस हैं, जो न्यू कमर्स लॉयर्स हैं उनके माइंड में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, इनफैक्ट जो ऑलरेडी प्रैक्टिसिंग एडवोकेट उनके मन में भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, क्योंकि इट्स नॉट नेसेसरी कि सभी लॉयर्स जो हैं, सभी एक जो भी स्ट्रीम्स हैं उसमें जो है प्रैक्टिस करें। सो लेट्स स्टार्ट। It's an emerging area, I'll say, कि though the act is not very old, 1996 का एक्ट है, बट इमर्ज वो अभी हो रहे, you can say after 2010. ओके सर। सो सर आप स्लाइडली ये बताइए कि व्हाट इज आर्बिट्रेशन एंड इसका जो ब्रीफ हिस्ट्री है कि क्यों आर्बिट्रेशन जो है, आर्बिट्रेशन एक्ट बनाने की जरूरत पड़ी। Basically, ma'am, arbitration, if you look at the meaning of a simple meaning of arbitration, I can say, basically arbitration is resolving the disputes outside courts. And since उसमें outside courts मैंने लगा ही दिया है, तो that means कि जो कोर्ट में टाइम टेकिंग प्रोसीजर था, उस चीज को एक उसका ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, जिसको एडीआर बोलते हैं, आर्बिट्रेशन इज अ फॉर्म ऑफ ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन बेसिकली। उसके अलावा कंसीलिएशन होता है, मीडिएशन होता है। इफ यू कम टू आर्बिट्रेशन विच हैज बीन डिफाइंड इन द आर्बिट्रेशन एक्ट, इंडियन आर्बिट्रेशन एक्ट 1996,
2(1)(a) clearly says arbitration means an arbitration whether or not administered by a permanent arbitral institution. अब arbitration के अगर हम मीनिंग में आते हैं तो it is basically a form of dispute settlement mechanism whereby two parties they decide mutually to get a third party who decide their disputes, and the decision of that third person would be binding upon the parties. If I simplify it, basically होता ऐसा है कि दो पार्टीज आपस में रिजॉल्व करती है कि हमारे बीच में जो डिस्प्यूट होगा या डिस्प्यूट है उसको रिजॉल्व करने के लिए हम एक तीसरे आदमी का सहारा लेंगे जिसे हम कहते हैं मध्यस्थ, और उस मध्यस्थ द्वारा जो पारित आदेश होगा वो हमारे ऊपर बाइंडिंग होगा. दिस इज द बेसिक मीनिंग ऑफ आर्बिट्रेशन. व्हेन वी कम टू द हिस्ट्री ऑफ आर्बिट्रेशन, हिस्ट्री इसकी एक्चुअली बहुत पुरानी है. 16th सेंचुरी में किंग सोलोमन वाज द फर्स्ट पर्सन हु हैड अडॉप्टेड आर्बिट्रेशन फॉर रिजॉल्विंग अ डिस्प्यूट बिटवीन टू वुमेन फॉर अ चाइल्ड. आफ्टर दैट इन द ईयर 1899 इंडिया ने आर्बिट्रेशन एक्ट अडॉप्ट किया फॉर द फर्स्ट टाइम. बट उस आर्बिट्रेशन एक्ट में द इशू वाज कि वो सिर्फ प्रेसिडेंसी टाउन्स तक सीमित था. तो बेसिकली मद्रास, कैलकाटा एंड बॉम्बे, जस्ट 3 of them. और सिंस इट वाज वेरी लेंथी, इट वाज नॉट फाउंड टू बी वेरी फिजिबल. उसके बाद देन केम द आर्बिट्रेशन एक्ट ऑफ 1940. It was basically based on the English Arbitration Act of 1934. It was a very comprehensive act, very good act. But उसमें जो issue था वो ये था कि it did not deal with enforcement of international awards. It just dealt with the domestic awards. So that was the issue. और उसके 1991 में liberalization के बाद a need was felt कि क्योंकि foreign investment लेके आना था और people needed a comfortable business environment. तो इसीलिए 1996 में this act was enforced. और उसके बाद से in the year 2015 there has been a major amendment in the act looking at the present scenario. और उसके बाद till now we have been getting amendments. ओके सर. तो सर मेरा जो सेकंड क्वेश्चन है आर्बिट्रेशन लॉ को लेके, आर्बिट्रेशन एक्ट को लेके, कि जो मध्यस्थ है, जो आर्बिट्रेटर है, वो कौन अपॉइंट हो सकता है? क्योंकि ये भी एक, जब कोई एक्ट बनता है तो उसमें जो चीज, जो अथॉरिटी अपॉइंट होगी उसका एक प्रोसीजर दिया जाता है. ये मैम एक्चुअली अभी एक अमेंडमेंट आया था 2019 में, इन द ईयर 2019. उसके पहले द लॉ वाज, और एन unwritten law was कि anyone can be an arbitrator. In the year 2019, central government had tried to bring it on record कि 8th schedule was introduced by way of 2019 amendment. उसमें उन्होंने कहा था कि there were certain guidelines that who can be an arbitrator. उसके लिए 10 years की practice थी, CA, CS, LLB, इन लोग हो सकते थे. But that amendment never came into force, and in the year 2020 by way of an ordinance this was repealed. So basically 8th schedule is not into picture now. अच्छा. So current law is ओके सर. तो ये एक काफी, मतलब मेरे लिए भी काफी इंफॉर्मेटिव है. 2019 में अमेंडमेंट हो चुका है एंड ये इट सीम्स कि सर आप काफी अपडेटेड हैं. ऐसा नहीं है कि एक पर्टिकुलर जो है, जो एक प्रोविजन है बस माइंड में वो रखे एंड विद गो दैट एंड ऑल, वो चीज नहीं है. एंड सर जो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्बिट्रेशन को लेके कि सीपीसी जो है, सिविल प्रोसेस जो अपना है, उसमें आर्बिट्रेशन का कोई प्रोविजन दिया हुआ है पहले से ही? क्योंकि जब कहीं ना कोई तो हिस्ट्री रहा है. ऑल्दो आपने एक्सप्लेन कर दिया है कि क्या हिस्ट्री रही है, लेकिन मैं बात कर रही हूँ सिविल प्रोसीजर कोड की, कि उसमें कोई प्रोविजन है, और है तो वो कौन से सेक्शन में है? There is a provision in CPC. Section 89 clearly states that if the court feels, a judicial authority, the word is judicial authority over there. So if a judicial authority feels that there is a chance of settlement between the parties,
they can frame the terms of settlement between the parties and give it to parties for their observations. उसके बाद जब observations आ जाते हैं parties से, the court can formulate it and then refer the parties to either conciliation, mediation, arbitration, or even if the court deems it fit, they can refer the parties for लोक अदालत. ओके सर, तो सर अगर कोई पार्टी जो है वो रेडी नहीं होती है, जैसे कि कोर्ट ने अपनी जो फाइल है वो आर्बिट्रेशन में रेफर कर दी कि मीडिएशन में ये फाइल चली जाती है, एंड पार्टीज अगर मना कर देती कि नहीं वी आर नॉट एग्री इन दैट पॉइंट, तो फिर इस सिचुएशन में क्या होगा? इसमें मैम दो इश्यूज है. फर्स्टली सेक्शन 89 बोलता है इफ द कोर्ट deems it fit they'll formulate the terms and then give it to the parties for observation. अब ये पार्टीज के ऊपर होगा whether they want it to refer it to be arbitration or mediation or conciliation or not. First thing. Second thing, जब ये arbitration में अगर refer हो जाता है, since we are speaking about arbitration, I'll just tell you about arbitration. अगर ये refer होता है arbitration में even with the consent of parties, तो then it would be governed by the Arbitration Act 1996. ओके सर, तो सर इसमें जो एक नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है कि अब जो सीपीसी है अपना, एविडेंस है अपना, जो कि बेसिकली जो रूल्स जो है क्या वो अप्लाई होते हैं इस आर्बिट्रेशन में, इस आर्बिट्रेशन की जो प्रोसीजर चलती है उसमें? There is a provision in the Arbitration Act, Section 19 of the Arbitration Act 1996 clearly states that the rules or procedures. So basically, the first clause of the such section says that provisions of CPC Act and Evidence Act shall not apply. The word is shall, right? But at the same time, the same section also states that the parties would decide कि कौन सा procedure apply होना चाहिए through an agreement. The section states so. और अगर कोई agreement नहीं है, then the arbitral tribunal is at the liberty to consider the procedure whatever they deem fit. ओके सर, एंड सर इसमें जो ऑर्डर जो होता है डिलीवर होता है तो वो एग्जैक्टली क्या कहलाता है? जो ऑर्डर डिलीवर करता है आर्बिट्रेटर, if it's a single arbitral, if it's a single arbitrator, and in case there are 3 arbitrators, it's called an arbitral tribunal, right? 3-member arbitral tribunal. So the order which they give is called an arbitral award. ओके, तो सर इज देयर एनी प्रोविजन की जो अवार्ड जो है जो डिलीवर किया गया है उसको सेट असाइड किया जा सके, या कोई पार्टी जो है वो उस अवार्ड से जो है सेटिस्फाइड नहीं है, तो इसमें क्या रिलीफ है पार्टीज के पास में? सेक्शन 34 है जो आर्बिट्रेशन एक्ट का, वो बोलता है एप्लीकेशन फॉर सेटिंग असाइड द अवार्ड. दिस इज एक्चुअली अ वेरी इंटरेस्टिंग सेक्शन, क्योंकि जनरली हम जो सिविल केसेस में देखते हैं वी सी की डायरेक्ट अपील होती है. जो आर्बिट्रेशन है इसमें अपील का डायरेक्ट प्रोविजन नहीं है. तो इफ अ पार्टी इज नॉट सेटिस्फाइड विद द अवार्ड ऑफ द आर्बिट्रेटर और द 3-member आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल, बी दैट एज इट मे, उनके पास ये ऑप्शन है, दे कैन अप्लाई टू अ कोर्ट. द एक्ट इज वेरी गुड, इट्स अ कोड इन इटसेल्फ. इट डिफाइंस द वर्ड कोर्ट इटसेल्फ, कोर्ट एज वेल, है ना. तो 2(1)(e) defines the term court. The court is a principal civil court of the jurisdiction of the district, and in case of high court जिसमें original jurisdiction है, जैसे कैलकाटा, मैड्रास, दिल्ली and Bombay, in that cases the specific high court exercising its original ordinary jurisdiction. I'll come back to the question. Section 34 में when a party applies to the court for setting aside the arbitral award, there are certain conditions. अब इन conditions में one of the main conditions is कि if a party, so अगर जो agreement हुआ था parties के बीच में, if the arbitral tribunal while delivering the award has traveled outside the scope of the terms which were decided by the parties, in that case the arbitral award can be set aside by the court. उसके अलावा और भी कई सारी कंडीशंस है. सेक्शन 34 इज अ गुड सेक्शन. अब इसमें मैम ऐसा होता है कि देयर वेर सर्टेन एरियाज कि क्या होता था कि कोर्ट के पास
अगर कोर्ट के पास जा रही है पार्टीज, और अगर कोर्ट फिर से एविडेंस इवेल्युएट करती थी, तो द पर्पस ऑफ आर्बिट्रेशन एक्ट कि टाइम नहीं लगना चाहिए पार्टीज को, टाइम सेव करने का जो पर्पस था उनका, वो फेल हो रहा था। तो द सुप्रीम कोर्ट इन अ सीरीज ऑफ जजमेंट्स they have clearly stated कि the court would not have the power to re-evaluate the evidence, meaning कि जब आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल के सामने एक बार एविडेंस हो चुका है पार्टीज का, अब कोर्ट के पास फिर से पावर नहीं है उस एविडेंस को री-एवेल्युएट करने का, ना उसके मेरिट्स में जाने का पावर है कोर्ट के पास। कोर्ट के पास बहुत लिमिटेड पावर है अंडर सेक्शन 34। जो पावर है कोर्ट के पास वो ये है कि इट कैन सी कि कोई प्राइमा फेसाई उसमें लूपहोल तो नहीं है, और फ्रॉड से विशिएटेड तो नहीं है जो एग्रीमेंट है, या तो फिर आर्बिट्रल अवार्ड भी विशिएटेड तो नहीं है, या तो फिर ऐसा कोई दिख रहा है कोर्ट को कि प्राइमा फेसाई इट लुक्स दैट देयर इज अ डिफिकल्टी दैट नो पर्सन ऑफ ऑर्डिनरी prudence would give such an award. In that specific circumstances, set aside an award. तो ये पूरा जो बेसिक प्रोसेस है एक अवार्ड को सेट असाइड करने का, या मैं ये कह सकती हूँ सेक्शन 34 को आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, काफी डाउट्स जो उसमें क्लियर आउट हुए। एंड तो असल आपके पॉइंट ऑफ व्यू से आर्बिट्रेशन एक्ट कितना हेल्पफुल है अपने कोर्ट में प्रैक्टिकली अपन देखें कि ये अप्लाई हो रहा है, और एडीआर के बारे में भी, अभी जो एडीआर है वो बहुत ट्रेंडिंग है, ठीक है, तो कितना इफेक्टिव है आपके पॉइंट ऑफ व्यू से एज ए एडवोकेट, आप इस चीज को कितना हेल्पफुल मानते हैं? मैम हम लोग प्रैक्टिस करते हैं आर्बिट्रेशन में, तो वी नो कि हम लोग तो अगर जिस पॉइंट से सेटिस्फाइड नहीं रहते हैं, तो गवर्नमेंट इन ऑर्डर टू प्रोजेक्ट इंडिया एज अ हब ऑफ आर्बिट्रेशन इज डूइंग देयर बेस्ट। अभी 2015 अमेंडमेंट में ही दे हैव इनकॉर्पोरेटेड अ सेक्शन 29 में, जिसमें उन्होंने ये भी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी है कि द टाइम विच वाज बीइंग टेकन बाय द आर्बिट्रेटर्स फॉर डिलीवरिंग अवार्ड्स, अब वो टाइम फ्रेम भी आ चुका है, इट्स 12 मंथ्स। अच्छा 12 मंथ्स में द आर्बिट्रेटर हैज टू पास एन अवार्ड। ये एक बहुत सही चीज है इस एक्ट को सही तरीके से अप्लाई करने के लिए। तो काफी अच्छा आपका इसमें, आप काफी अपडेट रहते हैं, ये एक बहुत अच्छी बात है। एंड एक एडवोकेट के लिए ये चीज बहुत जरूरी है कि एक जो लॉ जो है वो अपडेट जो होता है उसके साथ वो अपने आप को अपडेट रखे, ये सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज होती है। एंड ये हेल्पफुल होती है उसकी प्रैक्टिस में, उसके नॉलेज में, उसकी हर चीज में। तो सर आगे इसी चीज को, इसी अपनी पूरी जो डिस्कशन जो अपना हो रहा है इसको अपन कंटिन्यू करते हुए, मेरा जो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है सर वो ये है कि आर्बिट्रेशन एक्ट का जो सेक्शन 9 है और जो सेक्शन 17 है वो एग्जैक्टली क्या है, थोड़ा सा उसके बारे में आप एक्सप्लेन करें। जो सेक्शन 9 है इट स्पीक्स अबाउट इंटरिम रिलीफ बाय द कोर्ट्स। तो बेसिकली होता क्या है कि एग्रीमेंट तो हो गया पार्टीज के बीच में, what if there is a dispute and the arbitral tribunal is not yet constituted? The parties के पास ये ऑप्शन होता है कि till the time arbitral tribunal is constituted, वो अगर चाहे तो वो कोर्ट में मूव कर सकती है अंडर सेक्शन 9 टू सेव देयर, लाइक क्या होता है कि जैसे कोई प्रॉपर्टी है जो आर्बिट्रेशन का डिस्प्यूट है, तो अगर मुझे सेव करना है उस प्रॉपर्टी को, क्योंकि जब तक ये आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल कॉन्स्टिट्यूट होता है और जब तक उनका अवार्ड आता है, देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि जो अपोजिट पार्टी है दैट कैन ट्रांसफर द प्रॉपर्टी या उसके प्रोसीड्स वो रख सकते हैं। इन दैट केस, उस केसेस में भी जो रिलीफ है वो कोर्ट्स के पास मूव कर सकती है कोई पार्टी सेक्शन 9 में। उनको बस ये बताना है कि हम लोग के बीच में आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट था, आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल जो है वो कॉन्स्टिट्यूट होना है, अभी हुआ नहीं। I am harping upon the fact कि arbitral tribunal constitute होना है। The reason for the same is that section 17 जो है remedy, that is interim relief before the arbitral tribunal। तो होता क्या है कि जब arbitral tribunal constitute हो जाता है तो पार्टी के पास ये ऑप्शन होता है कि it can move before arbitral tribunal under section 17 saying that कि जो प्रॉपर्टी है in dispute I want to save it, और उस केस में arbitral tribunal के पास पावर है कि इट कैन सेव द प्रॉपर्टी। लेकिन सेक्शन 9 में ऐसा होता है कि आई हैव द पावर
कि आई कैन मूव टू द कोर्ट एंड कोर्ट कैन ग्रांट मी रिलीफ। और कोर्ट के पास सेक्शन 9 में लोग ऐसा भी कर रहे थे आर्बिट्रेशन में कि सेक्शन 17 में जब आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल कॉन्स्टिट्यूट हो चुका है तब भी वो सेक्शन 9 में जा रहे थे। सेक्शन 9 ये भी बोलता है कि फ्रॉम द पॉइंट till the arbitration award is passed and till it is enforced under section 36. section 36 is enforcement mechanism of arbitration award, जिसको निष्पादन बोलते हैं। तो होता क्या है कि सेक्शन 9 बोलता है कि till the time it is enforced, तो अगर आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल मेरा पास हो चुका है, आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल से अवार्ड पास हो चुका है और वो एनफोर्स नहीं हुआ है, तो इवन इन दैट केस आई कैन मूव बिफोर अ कोर्ट अंडर सेक्शन 9। ओके सर, सो बेसिक ये प्रोविजंस हैं। सर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन सर ये है कि जो आर्बिट्रेशन एक्ट है वो ये जो कमर्शियल कंपनीज हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज है, कमर्शियल कंपनीज है, इनको कितना हेल्प आउट करता है रादर देन रेगुलर लिटिगेशंस? बेसिकली मैम होता ऐसा है कि बिफोर आंसरिंग योर दिस स्पेसिफिक क्वेश्चन मैं कुछ बताना चाहूंगा आपके व्यूअर्स को कि कई तरह के डिस्प्यूट्स होते हैं, कई तरह के डिस्प्यूट्स होते हैं विच आर नॉट आर्बिट्रेबल, है ना। ऐसा नहीं है कि हर डिस्प्यूट इज एमिनेबल टू आर्बिट्रेशन। उसका रीजन ये है कि एक कॉन्सेप्ट होता है लॉ में, राइट्स इन रेम, REM, रेम, राइट। ये वो राइट्स होते हैं विच इफेक्ट द पब्लिक एट लार्ज। तो इसमें आप डाल सकते हैं क्रिमिनल मैटर्स, मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स, टैक्सेशन मैटर्स, गार्जियनशिप मैटर्स। इस फॉर्म के जो डिस्प्यूट्स होते हैं दे आर नॉट आर्बिट्रेबल। इसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत अच्छा जजमेंट भी है, बूज एंड एलन 2016 का। इट्स अ वेरी गुड जजमेंट। उसमें क्लियरली स्पेसिफाई किया है कि व्हाट आर द गाइडलाइंस जिसमें आर्बिट्रेशन में नहीं जा सकती एंड द रीजन फॉर द सेम। अब उसके बाद जो आपका क्वेश्चन आता है वो ये आता है कि आई एम रियली सॉरी, कैन यू जस्ट रिपीट द क्वेश्चन? सर मेरा जो क्वेश्चन है वो ये है कि आर्बिट्रेशन एक्ट जो है कमर्शियल कंपनीज के लिए और एमएनसीज के लिए कितना हेल्पफुल है? तो जो आपका जो क्वेश्चन है आर्बिट्रेशन एक्ट की यूजफुलनेस कमर्शियल कंपनीज और एमएनसीज के लिए, उसमें मैं ये कहूंगा कि जो आर्बिट्रेशन के मेजर चंक है जो केसेस का, दैट इज फाइल्ड बाय एमएनसीज एंड कमर्शियल कंपनीज। रीजन उसका ये है कि उनके पास ज्यादा टाइम नहीं रहता है एंड जो ट्रेडिशनल लिटिगेशन है उसमें समय लगता है। उनका जो मेजर चंक है आर्बिट्रेशन केसेस का, दैट कम्स फ्रॉम एमएनसीज एंड कमर्शियल कंपनीज, और कुछ कुछ जो उनका चंक है वो बैंक्स और एनबीएफसी से भी आता है। तो जो लोन एग्रीमेंट्स होते हैं, एग्जीक्यूट होते हैं पार्टीज के बीच में, जब एक पार्टी लोन लेने जाती है बैंक से या एनबीएफसी से, एनबीएफसी इज नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, है ना। तो जब ये लोन लेने जाते हैं, जब लोन एग्रीमेंट एग्जीक्यूट होता है, उन लोग अपने लोन एग्रीमेंट में एक आर्बिट्रेशन क्लॉज रखते हैं। जो आर्बिट्रेशन क्लॉज होता है मोस्ट ऑफ द केसेस में रहता है। मोस्ट ऑफ द एग्रीमेंट्स जो एग्जीक्यूट होते हैं कंपनीज के बीच में, आजकल गवर्नमेंट्स भी ये कर रही है कि आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल्स कॉन्स्टिट्यूट हो चुके हैं मेजर सिटीज में। जो डिस्प्यूट्स होते हैं गवर्नमेंट्स के, उसमें भी दे प्रेफर कि आर्बिट्रेशन में जाए, क्योंकि क्या होता है कि लिटिगेशन, अगर आप ट्रेडिशनल लिटिगेशन में जाएंगे तो इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, क्योंकि पेंडेंसी एज वी ऑल नो बहुत है। तो दिस इज अ गुड वे आउट। तो पेंडेंसी से बचने के लिए हमें जो है आर्बिट्रेशन एक्ट को ऑप्ट करना चाहिए। उसके अलावा आई ऑल्सो लाइक टू ऐड कि होता क्या है कि सेक्शन 34 में जब अवार्ड पारित होता है, ऑर्डर पारित होता है कोर्ट से, है ना, तो उसके बाद द डिससेटिस्फाइड पार्टी अगर कोई है तो दे ऑल्सो हैव एन ऑप्शन टू मूव टू an appellate court before under section 37 of the arbitration act. It provides for an appellate remedy. ओके सर,
तो सर इट सीम्स कि सर आपका काफी अच्छा कमांड है और आप काफी इसमें एक एक्सपीरियंस होल्डर एडवोकेट हैं स्पेशली फॉर आर्बिट्रेशन एक्ट एंड आज सर आपने टाइम स्पेयर किया इस फेस्टिवल टाइम में सर, तो वी आर वेरी थैंकफुल एंड काफी अच्छी चीजें हैं, जो काफी सारे डाउट्स हैं वो क्लियर हुए, काफी सारे क्वेश्चंस हैं वो क्लियर हुए। आपने टाइम स्पेयर किया उसके लिए सर थैंक यू सो मच एंड जो भी व्यूअर्स के जो भी कमेंट्स इसमें आएंगे डेफिनेटली, जो भी क्वेश्चंस आएंगे डेफिनेटली सर जो है उनका आंसर देंगे एंड वी वी होप कि जो व्यूअर्स जो हैं इस वीडियो को लाइक करेंगे। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू वेरी मच मैम। मैं बिल्कुल ट्राई करूंगा कि मैं क्वेरीज को आंसर कर पाऊँ। एंड वंस अगेन एडवांस आपको वेरी वेरी थैंक यू, और एडवांस में आपके व्यूअर्स को हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली टू यू सर। हैप्पी दिवाली टू